आप में से बहुत लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सडनली खराब हो जाते हैं, पर ऐसा क्यों? क्या उस प्रोडक्ट में लगे कंपोनेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करने पर आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के डैमेज होने का सबसे बड़ा कारण है इंडिया की कुछ एरियाज की खराब पावर क्वालिटी। गर्मियों के मौसम में पावर ग्रिड की खराब होती हालत के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। 2024 में इंडिया में सिवियर हीट वेव देखने को मिली, जिससे हमें कुछ ऐसी वायरल वीडियोस देखने को मिली जिसमें इक्विपमेंट मेंटेनेंस स्टाफ ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए किसी पाइप या फिर किसी बकेट से पानी डाल रहे हैं। कुछ जगह पर तो पावर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से सप्लाइड वोल्टेज में 2 घंटे तक फ्लक्चुएशन देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को अपने घर के सभी इक्विपमेंट्स को डैमेज होने से बचाने के लिए उन्हें बंद करना पड़ा। पर ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती क्यों है और इनसे बचने के लिए आप अपने एंड पर क्या कर सकते हो, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग पावर प्लांट्स में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पर ये वहां से सीधा हमारे घर तक नहीं आती, बल्कि बीच में एक बस की तरह कुछ स्टॉप्स के थ्रू होती हुई हमारे घर तक पहुंचती है। इन स्टॉप्स को सबस्टेशन कहते हैं, जहां वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जाता है और इनके साथ प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाए जाते हैं, जो कि खराबी आने पर सिर्फ अपने हिस्से की इलेक्ट्रिसिटी को बंद करता है। बहुत सारे सबस्टेशंस को मिलाकर एक पावर ग्रिड बनती है। इंडिया में 5 पावर ग्रिड्स हैं: नॉर्थर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न ग्रिड। इनको नेशनल ग्रिड्स भी कहा जाता है। इन सब ग्रिड्स को पावर ग्रिड्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड भी है। हमारे घर में सभी अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए स्टेबल 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी की जरूरत होती है। ये हमारे पास ऐसे बड़े बड़े सबस्टेशंस में लगे ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है। ट्रांसफार्मर्स हमारे घर में आ रही वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। एक पावर प्लांट 11,000 वोल्ट पर बिजली प्रोड्यूस करता है, जिसे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11 केवी से बढ़ाकर 132 केवी या उससे ज्यादा तक कर देता है। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ज्यादा वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट हो सकती है और इससे सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करने के लिए करंट भी कम हो जाता है, जिससे ट्रांसमिशन लाइंस के कंडक्टर्स का साइज, वेट और कॉस्ट कम हो जाती है। उसके बाद इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिशन सबस्टेशन तक भेजते हैं, जहां इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स की मदद से 132 केवी से कम करके 33 केवी तक कर देते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस के रास्ते में अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां भी पावर छोटे सबस्टेशन में लगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए दे दी जाती है। उसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 33 केवी और 11 केवी। 33 केवी को सिटीज के साथ सिचुएटेड इंडस्ट्रियल एरिया में भेजते हैं और 11 केवी को एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 415 वोल्ट तक डिक्रीज करके 3 फेज 4 वायर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एक एक फेज को न्यूट्रल के साथ कंबाइन करके 230 वोल्ट पर फेज के हिसाब से घरों तक भेजा जाता है। जितनी बिजली पावर प्लांट एक टाइम पर बनाता है, इतनी सारी बिजली को हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, पंप स्टोरेज एक ऑप्शन है, बट इंडिया में इतने पंप स्टोरेज प्लांट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को इंस्टेंटली यूज कर रहे होते हैं। जब कंज्यूमर एंड पर लोड बढ़ता है, तब ये लोड सबसे पास वाले सबस्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर्स पर जाता है और वो हीट होना शुरू हो जाते हैं। इनके ओवरलोड होकर गर्म हो जाने से इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए उनमें ऐसी फिन्स बनाई जाती है और कुछ पावर ट्रांसफार्मर्स पर तो फैंस भी लगाए जाते हैं। ये काफी महंगे भी होते हैं और इन्हें जल्दी अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। ट्रांसफार्मर्स को किसी एरिया की रिक्वायर्ड पावर कैपेसिटी से ज्यादा रेटिंग का लगाया जाता है, पर फिर भी ये ओवरलोड होते हैं। पर क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ट्रांसफार्मर जिस एरिया को पावर सप्लाई कर रहा है, उस एरिया के एक्चुअल लोड यानी पावर रिक्वायरमेंट ना पता होना। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ पावर डिमांड भी बढ़ रही है। सिवियर हीट वेव्स के कारण जितनी जल्दी कंज्यूमर एंड पर पावर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उतनी जल्दी सबस्टेशंस के ट्रांसफार्मर अपग्रेड करना एक महंगा और टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। पर पावर ग्रिड इन इक्विपमेंट्स को पहले ही अपग्रेड क्यों नहीं करती? बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडिया का पावर सेक्टर अभी डिमांड में एक काफी बड़ा सर्ज देख रहा है। इस साल के शुरू में पावर मिनिस्ट्री ने मई 2024 के लिए दिन में 235 गीगावाट और शाम में 225 गीगावाट तक की पीक पावर डिमांड का अंदाजा लगाया था, जबकि पिछले साल ये 208 गीगावाट ही थी। बट हम पावर डिमांड को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाते? जब कोई एक नया मीटर लगवाता है तो उसे अपने घर के पीक लोड को डिस्क्लोज करना होता है, जिसका मतलब है कि आपको बताना होता है आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनकी टोटल पावर कंजप्शन कितनी है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सबस्टेशंस लोगों के बताए हुए लोड के बेसिस पर ही उस एरिया में इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई दे पाए। पर घर के अप्लायंसेस का लोड एक स्पेसिफिक किलोवाट के ऊपर डिक्लेयर करने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है। क्योंकि कंज्यूमर्स ने लोड कम बताया होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड नहीं कर
कर पाती, जिससे ट्रांसफॉर्मर्स पे लोड पड़ता है और वो गर्म हो जाते हैं। इंडिया में बिजली की चोरी भी एक बड़ा इशू है। इसकी वजह से भी सिस्टम पे लोड पड़ता है और हमें पावर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। गर्मियों के मौसम में ये चीज कई गुना बढ़ जाती है। ट्रांसफॉर्मर काफी गर्म हो जाते हैं, जिससे हमें ज्यादा पावर कट्स देखने को मिलते हैं। जब एक ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होकर डिस्कनेक्ट होता है तो उसका सारा लोड दूसरे ट्रांसफॉर्मर पर पड़ता है, जिससे कुछ फीडर ट्रिप हो जाते हैं और कुछ को तो बंद ही करना पड़ता है। ऐसा पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के साथ होता है। साथ ही साथ किसी एक फीडर से कनेक्टेड रेजिडेंशियल एरिया में फॉल्टी वायरिंग, ओवरलोडेड सर्किट्स और पुअरली मेंटेन्ड अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिकल फायर्स के केसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं। इसी कनेक्शन और डिस्कनेक्शंस की वजह से हमारे घर पर आ रही वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करती है, जो हमारे घर के सेंसिटिव इक्विपमेंट्स जैसे कि एसी, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस को डैमेज कर सकती है। घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के डैमेज होने के 90% चांसेस ओवर वोल्टेज या वोल्टेज स्पाइक्स की वजह से होता है। इन फ्लक्चुएशन से होने वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले है अर्थिंग। पहले समझते हैं कि अर्थिंग होती क्या है। अर्थिंग का मतलब है फॉल्ट की बिजली को लो रेजिस्टेंस वायर के जरिए सीधा अर्थ तक भेजना। ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का पार्ट होता है जो सेफ्टी मेजर्स के रूप में काम करता है। इसका काम इक्विपमेंट्स और यूज करने वाले लोगों को शॉक लगने से बचाना होता है। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं की गई है तो उस करंट के लिए आप एक मीडियम बन जाते हैं। जब आप किसी खराब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या किसी फॉल्टी अप्लायंस के मेटल पार्ट को टच करते हो तो उसका इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी से होकर फ्लो करने लगता है ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अगर अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो जब भी आप किसी फॉल्टी इक्विपमेंट्स को टच करोगे, करंट आपके थ्रू पास होने के बजाय अर्थिंग वायर से होते हुए सीधा अर्थ तक पहुंचेगा। इससे आप और आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोनों सेफ रहेंगे। अर्थिंग वायर के साथ एक ELCB भी लगाया जाता है, जो अर्थिंग वायर में करंट फ्लो होते ही पावर सप्लाई को बंद कर देता है और आपको सेफ रखता है। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं की गई है तो आपको अपने घर में अर्थिंग जरूर करानी चाहिए। दूसरा डिवाइस है एक सर्ज प्रोटेक्टर। सर्ज प्रोटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को पावर सर्जेस यानी वोल्टेज स्पाइक से बचाता है। ये बिल्कुल MCB जैसा दिखता है। इसे घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगाया जाता है। बट सर्ज प्रोटेक्टर ट्रांजिएंट वोल्टेज स्पाइक्स को अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में भेजकर सेंसिटिव डिवाइसेस और अप्लायंसेस को डैमेज होने से रोकता है। तीसरा डिवाइस है वोल्टेज प्रोटेक्टिव रिले। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए वोल्टेज प्रोटेक्शन रिलेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगाते हैं। ये वोल्टेज रिले वोल्टेज को मॉनिटर करता रहता है। जब वोल्टेज सेफ सेट की गई लिमिट्स यानी 200 से 240 वोल्ट्स की रेंज से कम या ज्यादा हो जाती है तो ये डिवाइसेस इंटरनल सर्किट ब्रेकर को ट्रिप यानी ओपन कर देता है, जिससे सारे कनेक्टेड इक्विपमेंट्स बंद हो जाते हैं। अगला है RCCB। ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए RCCB का यूज किया जा सकता है। RCCB को MCB के साथ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगाया जाता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो शॉक लगते ही फेज और न्यूट्रल कंडक्टर के बीच में करंट अनबैलेंस्ड होने पर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है। ये डिवाइस सबसे सेफ तरीके से करंट लीक को डिटेक्ट करके इंस्टेंट एक्शन लेता है। इस तरह ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से लगने वाले इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अगला डिवाइस है वोल्टेज स्टेबलाइजर। बाकी सारे डिवाइसेस अनस्टेबल वोल्टेज को या तो अब्सॉर्ब करते हैं या फिर पावर डिस्कनेक्ट करते हैं। बट क्या हो अगर आपकी एरिया की वोल्टेज यूजुअली फ्लक्चुएट करती ही हो? इससे तो आपको बार बार पावर डिस्कनेक्शन और कनेक्शंस देखने को मिलता रहेगा। इस केस में आप यूज कर सकते हो एक वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है ताकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्टेबल वोल्टेज मिलती रहे। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस के बावजूद अपनी आउटपुट टर्मिनल्स पर कनेक्टेड अप्लायंसेस को कांस्टेंट वोल्टेज देता रहता है। छोटे स्टेबलाइजर्स को जनरली टीवी और एसी जैसे वोल्टेज सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के साथ लगाया जाता है। आप एक मेन लाइन स्टेबलाइजर अपने पूरे घर के लिए भी लगा सकते हो, जिससे आपके घर के सभी इक्विपमेंट्स वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्टेड रहें। अगर आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगवाते हो तो आपको वोल्टेज प्रोटेक्टिव रिले लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता ही है। एसी और फ्रिज खरीदते वक्त कुछ डीलर्स आपको बोलेंगे कि इन अप्लायंसेस के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी अप्लायंस रिपेयर शॉप पर जाकर पूछेंगे तो आपको वो यही बताएगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इन अप्लायंसेस में आज की डेट में यूज किया जाता है उतना ही ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है तो आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना जरूरी हो जाता है। बट अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ वोल्टेज उतनी फ्लक्चुएट नहीं करती तो आपका काम एक ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टिव रिले से भी चल जाएगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर 3 तरह के आते हैं।
रिले टाइप वोल्टेज स्टेबलाइजर, सर्वो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबलाइजर और स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो कि इन डिफरेंट सिनेरियोज में यूज किए जाते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो स्टेबलाइजर सिलेक्शन पर भी बनाऊंगी, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उस वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और ट्रांसमिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो पावर प्लांट से लेकर सबस्टेशन और सबस्टेशन से लेकर हमारे घर तक पहुंचता है। ट्रांसफॉर्मर्स और सबस्टेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं ताकि बिजली स्टेबल रहे। लेकिन बढ़ती डिमांड, गलत लोड डिक्लेरेशन और पावर थेफ्ट जैसे फैक्टर्स की वजह से सिस्टम पर ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स हीट होते हैं और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। अपने घर और अप्लायंसेस को इन वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने ही चाहिए जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के रिस्क को काफी हद तक कम कर देते हैं और आपके अप्लायंसेस की लाइफ को बढ़ा देते हैं। इससे आप इलेक्ट्रिकल रिपेयर से होने वाले खर्चे को भी कई गुना कम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में।